Good afternoon to all students. आज मैं आपको फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में बताने जा रही हूँ. व्हाट इज़ द फेजेस ऑफ टीचिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेजेस ऑफ टीचिंग, क्या आवश्यकता है हमको टीचिंग में फेजेस की, या कह सकते हैं कि चरण, शिक्षण के चरण की क्या आवश्यकता है हमको. तो टीचिंग इज़ अ complex task. For performing this task, a systematic planning is needed. Teaching is to be considered in terms of various steps, and the different steps constituting the process are called the phases of teaching. जैक्सन ने भी अपनी परिभाषा दी है. उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है और उसमें कहा है कि a researcher, a philosopher and an educator think that if we want maximum output of the teaching activity, we must consider what the teacher does before and after his regular teaching in the class. यहाँ पे हम शिक्षण के बारे में बात कर रहे हैं और जैक्सन महोदय भी शिक्षण से संबंधित गतिविधियों को और शिक्षण की गतिविधियों को, शिक्षण से संबंधित जो पूर्व और शिक्षण के पश्चात जो गतिविधियां होती हैं उसका आयोजन किस प्रकार से होता है. वो कहते हैं कि जो शिक्षण से पूर्व हम योजना या प्लानिंग कंसाइडर करते हैं और शिक्षण के पश्चात जो हम लोग अपनी इवैल्यूएशन का मार्किंग करते हैं, तो वह फेजेस ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आता है. जो जैक्सन ने इनको 3 पार्ट में बता रखा है. जैक्सन आल्सो डिवाइडेड द टीचिंग एक्ट इनटू 3 फेजेस. फर्स्ट इज़ प्री एक्टिव फेजेस, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं या प्लानिंग फेज कह सकते हैं जिसको हम. सेकंड है इंटरएक्टिव फेजेस, जिसको हम एग्जीक्यूशन स्टेज कह सकते हैं. लास्ट हमारा है पोस्ट एक्टिव फेजेस, जिसको हम इवैल्यूएशन कम फीडबैक फेज बोल सकते हैं. ये हमारे जैक्सन ने 3 स्टेज दिए हैं फेजेस ऑफ टीचिंग के. तो जो हमारा फर्स्ट है प्री एक्टिव फेज. इन प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग द प्लानिंग ऑफ टीचिंग इज कैरिड ओवर. दिस फेजेस इंक्लूड ऑल्सो दोज एक्टिविटीज which a teacher perform before entering the classroom. Pre-teaching consisting essentially of the planning of a lesson. The planning of a lesson need to be seen in broader terms, not merely the designing of the lesson plan. Planning include identifying the objectives to be achieved in the terms of student learning, the strategies and method to be adopted, use of teaching aids एंड सो ऑन. उन्होंने कहा है कि जो हमारी प्री एक्टिव फेज़ है, पूर्व का जो शिक्षण का फेज़ है हमारा, उसमें हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए शिक्षण को लेकर के. तो उन्होंने कहा है कि शिक्षण करने से पहले या कक्ष में जाने से पूर्व हमको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसकी एक हमें योजना बना लेनी चाहिए, एक लेसन प्लान बना लेना चाहिए, जिससे हम अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएँ, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूर्ण कर पाएँ और विद्यार्थियों की शिक्षण में पूर्ण अपना योगदान दे करके उनकी स्ट्रेटेजी और मेथड जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं उन और जो टीचिंग एड्स हम प्रयोग कर रहे हैं, उसके द्वारा हम विद्यार्थियों को उस विषय वस्तु के योग्य बना पाएँ कि वह समझें उस चीज़ को. नेक्स्ट इसमें उन्होंने कहा है कि प्लानिंग इज़ डन फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स: डिटरमिनिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट, मैनेजिंग द सीक्वेंस, एप्रोप्रिएट मीन्स ऑन वे ऑफ प्रेजेंटेशन, सिलेक्शन अबाउट द इंस्ट्रक्शनल एंड मेथडोलॉजी, हाउ एंड व्हेन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज. इसमें हम बात करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव गोल क्या है, हमारा एम क्या है और हमारा कंटेंट क्या है जो हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं. मैनेजिंग द सीक्वेंस, एप्रोप्रिएट मीन एंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कि हम लोग जो प्रेजेंट कर रहे हैं अपने विषय वस्तु को, अपने कंटेंट को, वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से हम उसको पढ़ा रहे हैं. सिलेक्शन अबाउट द इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी, हम किस मेथडोलॉजी मतलब प्रविधियों का प्रयोग कर रहे हैं
और हाउ एंड व्हेन ऑफ टीचर स्ट्रेटेजी। हाउ एंड व्हेन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है कि शिक्षण युक्तियों का प्रयोग किस तरह से और कैसे किया जा रहा है। ये हमें प्री एक्टिव फेज़ में ही तैयार करना होगा, डिसाइड करना होगा और इन बातों का ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरएक्टिव फेजेस। सेकंड जो टर्म है हमारा, दिस इज़ एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग। All those activities which are performed by teacher after entering in a class are clubbed under interactive phases of teaching. In the interactive stage, the teacher uses a number of strategy for achieving the goal already set. The teacher provides pupil verbal stimulation of various kinds, makes explanation, asks questions, listening to the students' responses and provide guidance. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरएक्टिव फेज़ की। इंटरएक्टिव फेज़ का मतलब ये है कि हम कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं, कक्षा में हम जा चुके हैं और अपनी जो विषय वस्तु या कंटेंट है उसको किस तरह से विद्यार्थियों के समक्ष रखेंगे और समझा पाएंगे और उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वे हमारे द्वारा जो समझाया हुआ ज्ञान है उसको समझें और कोई अगर प्रश्न है तो उसको पुट आउट करें, अपनी समस्याओं का समाधान करें। और शिक्षक को चाहिए कि वो विद्यार्थियों को सही गाइडेंस दें। इसमें भी हम कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके उन पे बात करेंगे। सीजिंग अप ऑफ द क्लास, knowing the learner. The teacher makes effort to know how much the pupils have previous knowledge. He tries to know the ability, interest and attitudes and academic background of learner. Two types of activities are involved here in the teaching. यहाँ पे दो तरह की बातों पे ध्यान दिया गया है कि वह किस तरह से पढ़ रहे हैं और किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। Both these activities are known as a verbal interaction. वर्बली होगा, ये सब मौखिक रूप से ही होगा। इंटरएक्टिव जो फेज़ है हमारा, तो हम इसमें बात करते हैं कि विद्यार्थी को जो नहीं समझ में आ रहा है उसको हम समझाने के लिए, उसकी समस्याओं को हम कम करने के लिए उसके पूर्व ज्ञान से किसी कंटेंट को जोड़ते हुए हम पढ़ाएंगे, जिससे विद्यार्थी इंटरेस्ट लेगा, वो अपनी योग्यता और अभिक्षमता का ध्यान रखते हुए उन चीज़ को फॉलो करेगा। और अध्यापक को भी चाहिए कि विद्यार्थियों को उस विषय वस्तु में इन्वॉल्व करे और अपने कंटेंट को अच्छे से समझाए, जिससे वह रिस्पॉन्स करने में सक्षम हो। नेक्स्ट हम इसी में ही बात करेंगे द नेचर ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरैक्शन ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़। वर्बल और नॉन वर्बल इंटरैक्शन ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली और सेकंड है फीडबैक एंड रिइंफोर्समेंट। जैसे कि मैंने पहले की भी वीडियो में आपको बताया है कि शिक्षण में सबसे ज़्यादा ज़रूरत या कक्षा में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फीडबैक की और रिइंफोर्समेंट की, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की और पृष्ठ पोषण देने की। ये दोनों दो तरह के होते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव या सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, जिनका हर परिप्रेक्ष्य में अपना अलग अलग महत्व है और ये अलग अलग जगह यूज़ भी किए जाते हैं। और इनको रिइंफोर्समेंट इज़ यूज टू 3 पर्पस। रिइंफोर्समेंट जो है हम 3 पर्पस से देते हैं। द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रिस्पॉन्सेज, फॉर चेंजिंग द रिस्पॉन्सेज और मॉडिफाइंग द करेक्टिंग द रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे 3 बातें कही गई हैं। स्ट्रेंथनिंग द रिस्पॉन्सेज कि कितने व्यक्ति आपकी कक्षा में या कितने विद्यार्थी आपकी कक्षा में आपके प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं फॉर चेंजिंग द रिस्पॉन्सेज। हमें किसी प्रश्न का जो रिस्पॉन्स है सही नहीं मिल पा रहा है और उसको हम सही करवाना चाहते हैं विद्यार्थी को, तो उसको रिइंफोर्समेंट के द्वारा हम उसको उसकी बातों को सही मार्ग पर लाने के लिए रिइंफोर्समेंट देंगे। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग एंड करेक्टिंग द रिस्पॉन्सेज।
मॉडिफाइंग एंड करेक्टिंग बाय द वे, अगर विद्यार्थी नेगेटिव रिस्पांस दे रहा है आपके क्वेश्चन का, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ हद तक विद्यार्थी के रिस्पांस सही हैं, कुछ हद तक उन्होंने रिस्पांस सही नहीं दिया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके द्वारा जो जवाब दिया जा रहा है या आंसर दिया जा रहा है उसको मॉडिफाई करेंगे। और यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं मेजर ऑपरेशन इन द फेजेस आर। क्या हो सकते हैं इसमें, ये आप डायग्राम देख रहे हैं जो आपको शो हो रहा होगा। इसमें मेन टीचर है, प्रिस्क्रिप्शन है, डायग्नोसिस है और रिस्पॉन्सेज है। किस तरह से ये कार्य करेगा ये आपको इस चित्र में दिख रहा है। नेक्स्ट है पोस्ट एक्टिव फेजेस। हमने प्री की बात करी, इंटरएक्टिव की बात करी, अब हम लास्टली हम पोस्ट एक्टिव फेजेस की बात करेंगे कि पोस्ट एक्टिव फेजेस का टीचिंग में क्या रोल है। तो पोस्ट एक्टिव फेजेस का टीचिंग में महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि जो हमारे फेजेस रहे हैं स्टार्टिंग के, उनका इवैल्यूएशन करने के लिए पोस्ट एक्टिव फेजेस, या ये कह सकते हैं कि अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान जो विद्यार्थियों ने अर्जित किया है उन्हें कितना समझ में आया है, उसका मूल्यांकन करने के लिए हम पोस्ट एक्टिव फेज का प्रयोग करेंगे। तो द पोस्ट एक्टिव फेज कंसर्न विद द इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़। This can be done in number of way including test or quiz or by observing student reaction। यहाँ पे ये बात कही गई है कि हम विद्यार्थियों का इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करने के लिए उनका टेस्ट ले सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं या परीक्षण कर सकते हैं, या फिर हम उसको क्विज के द्वारा भी ले सकते हैं, या फिर ऑब्जर्विंग मौखिक रूप से भी हम कोई अगर प्रश्न पूछते हैं कि उसकी क्या प्रतिक्रिया है उसके द्वारा भी हम उसको मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फॉलोइंग ऑपरेशन आर इन्वॉल्व एट द पोस्ट एक्टिव स्टेज। डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द चेंजेस कॉज्ड बाय टीचिंग, सिलेक्शन एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक्स, चेंजिंग द स्ट्रेटेजी इन द टर्म्स ऑफ एविडेंस गैदर्ड। यहाँ पे ये बात कही गई है कि जब हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं तो इससे अध्यापक का भी एक मूल्यांकन होता है, जिससे पता चलता है अध्यापक को कि उसके द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान कितना सही है और कितना विद्यार्थियों में सही प्रकार से नहीं पढ़ पाया है। तो जिस प्रकार से विद्यार्थियों के अंक उनको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार से एक अध्यापक भी अपनी शिक्षण योग्यता या शिक्षण का मूल्यांकन करता है, और उस मूल्यांकन के आधार पर एक अध्यापक अपनी टेक्निक्स को चेंज कर सकता है, अपनी जो उसने स्ट्रेटेजी लगाई है टीचिंग में उसको चेंज कर सकता है, नए जो एविडेंस हैं उसके आधार पे वो अपनी शिक्षण को सुधार सकता है। इसीलिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है कि शिक्षण में ये लास्ट वाला पोस्ट एक्टिव जो फेस है उसमें विद्यार्थी के साथ साथ अध्यापक का भी मूल्यांकन होता है। लास्टली हम बात करेंगे द टीचर एनालाइज एज to what extent the student have grasped the material presented to them. It is in fact the assessment of the interactive process. It helps the teacher to teach things better in future and also help the student to learn things better. It enables the teachers to decide whether he should proceed with the new content or reteach what has already been taught। इसकी हम बात कर चुके हैं। यहाँ तक है आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो टीचिंग के फेजेस ऑफ टीचिंग्स हैं वो आपको समझ में आ गए हैं। जो हमने 3 फेजेस हैं उस पर बात की है, प्री एक्टिव फेज़, इंटरएक्टिव फेज़ और पोस्ट एक्टिव फेज़। आगे हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार से अपने अध्ययन क्षेत्र को बढ़ाते रहें और मुझे सुनते रहें।